किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। समय समय पर हम आपके लिए कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम एक बहुत ही खास जगह एक्वा एग्री एक कंपनी है जो कि इफ्को के साथ मिलकर काम करती है, इसकी क्या जर्नी है ये सब जानने के लिए आज हम एक एक्वा एग्री के ऑफिस में आए हैं और हमारे साथ खास मेहमान अभिराम सेठ जी मौजूद हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। उन्हीं से जानेंगे कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई और इस कंपनी को शुरू करने के पीछे क्या कहानी रही। बात चलते हैं हम अभिराम सेठ जी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये जर्नी तो काफ़ी पुरानी है। सन 2000 में पहली बार मुझे सीवीड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और तब मैं पेप्सिको में था और हमारे एक कस्टमर जो थे जो हमसे बाकी चीज़ें खरीदते थे, उन लोगों ने कहा कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं टोमेटो की, पोटैटो की, आप समुद्री शैवाल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों नहीं करते? इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का और इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमें उसके बारे में कुछ जानकारी थी नहीं, तो हम लोगों ने और उन्होंने कहा कि अगर आप करेंगे तो हम आपको टेक्नोलॉजी में भी मदद कर सकते हैं और उसकी जो बायबैक है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने साइंस सिस्टम को अप्रोच किया तो हमको CSMCRI भावनगर उन्होंने कहा कि वो इस पे काम करते हैं, तो हमने उनके साथ काम शुरू किया। तो पहले छोटे छोटे पायलट्स हुए जी। और उसके बाद सवाल सबसे बड़ा सीवीड कल्टीवेशन में आया कि ये समुद्र किसके हकदारी में है, यहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी चर्चा हुई। फिर 2005 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जब डॉक्टर जे जयललिता वाज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकलवाया जिसके हिसाब से सीवीड कल्टीवेशन लोकल लोगों को अपने तटीय इलाकों में करने की उनको इजाज़त मिल गई। तब से हमारी जर्नी शुरू हुई। सन 2008 में तो उस वक्त इसका मकसद लाइवलीहुड था कि भाई बिजनेस बनने में तो बहुत टाइम लगना था, तो पेप्सिको में इसको ये रखा गया कि कैन इट बी ए सोशल प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम लोकल कम्युनिटी को जीविका के साधन, नए साधन उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद 2008 में मैंने रिटायर करने की डिसीजन लिया। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग चलाओगे इसको कि बंद कर दोगे? तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी के कोर बिजनेस तो है नहीं और जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि ये किया जा सकता है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब जो इसका बिजनेस करना चाहेगा वो करेगा, हम लोग इसको प्रोजेक्ट की तरह बंद करते हैं, जैसा अक्सर काफी प्रोजेक्ट्स में होता है। तो मैंने उनसे कहा अगर आप बंदी कर रहे हो तो आप मुझे क्यों नहीं दे देते, मैं रिटायरमेंट के बाद इसको करूंगा। तो उस वक्त तो ये सोच थी कि इसको छोटे स्तर पे करते रहेंगे, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके रोजगार में कोई रुकावट नहीं आएगी, यही सोच के काम शुरू किया। तो जो प्रक्रिया रही पेप्सिको से ये पूरा सीवीड का जो बिजनेस था ये ट्रांसफर हुआ आपके पास, वो क्या मतलब कैसे इसमें किन चैलेंजेस का आपको थोड़ा सामना हो गया? चैलेंजेस कोई ज़्यादा नहीं थे क्योंकि पेप्सिको में भी ये मैं और मेरी टीम कर रहे थे और जब वो हमने छोड़ा तो मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो कंटिन्यूटी मेंटेन हुई और हम लोग बिल्कुल क्लियर थे कि हम दो इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं, मगर जो मूल मकसद है जिससे ये काम शुरू किया गया था, जिसकी वजह थी कि लोगों को रोजगार मिले और उसमें उनकी लाइफ में बढ़ोतरी आए, उससे हम बिल्कुल हटेंगे नहीं। बिजनेस बनेगा तो कंटिन्यूटी सस्टेन करने के लिए, मगर उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, जो सीवीड उगाते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके से बरकरार रहेगा। अब उसके बाद बात आई
किसका किया क्या जाए। उस वक्त हमारा फोकस जो था वो कैरेजिनन था, क्योंकि जो इंटरनेशनल बायर था उसके मेजर इंटरेस्ट कैरेजिनन में था। मगर हमने जो उस तक टाइम तक CSMCRI के साथ काम किया था, तो हमें लगा कि भारत में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी अगर हम बायोस्टिमुलेंट्स बनाएं। तो इसकी पूरी पहली रिसर्च जो है वो CSMCRI ने की। फिर CSIR ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें करीब 42 लोकेशंस में 3 साल तक 9 क्रॉप्स के ऊपर ट्रायल्स हुए, और उन ट्रायल्स का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला था। तो हम लोगों ने शुरू में जब ये काम शुरू किया तो हमें एक बात क्लियर थी कि हम लोग जो है इंटीग्रेटेड प्लेयर नहीं बनेंगे, कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे हमें पार्टनर चाहिए जो मार्केट करेगा। हमारे पास मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो हम लोगों ने पहले टाटा केमिकल्स के साथ काम शुरू किया। फिर टाटाज ने एक दिन डिसाइड किया कि वो फर्टिलाइजर बिजनेस छोड़ रहे हैं, मगर तब तक हमारा इफ्को के साथ बातचीत हो रही थी। तो इफ्को आए, इफ्को ने 6 महीने प्रोडक्ट को चलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोडक्ट हमें लगता है कि बहुत बड़ा हो सकता है तो हम चाहेंगे हम भी इसमें पार्टनर हो। तो इफ्को ने हमारी कंपनी में 50% इक्विटी हिस्सा ले लिया। उसके बाद सागरिका का जन्म हुआ, और आज तक सागरिका जो है सालों साल बढ़ रहा है, और इसको किसानों से बहुत ही प्रेम मिला है और उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से अपनाया है। कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य रहा इसकी शुरुआत के पीछे, दोनों तरीके से अगर हम देखें तो जो किसान हैं जो सीवीड की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं उनको भी फायदा पहुंचाना रहा, और वैसे भी जो हमारे किसान हैं उनको भी फायदा पहुंचाना रहा। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊं, जो फायदा उगाने वालों को मिला है उसके ऊपर तो एक प्रॉपर स्टडी अवेलेबल है कि उनकी लाइफ में इसकी वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं। क्योंकि देखिए, पहली बार जो इनकम थी वो लेडीज के हाथ में आई। जो वहाँ की जो विमेन फार्मर मेजॉरिटी है उनके हाथ में पहली बार पैसा आया, तो उसका इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा, घर की अंदर अच्छे साधन उपलब्ध कराना, पक्का घर बनवाना, ये 3 मेन चीजों में वो इस्तेमाल हुआ। तो उससे उनकी लाइफ पे बहुत अच्छा प्रभाव आया। और जो किसान हैं उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव है कि आज सब लोग जैविक खेती की बात कर रहे हैं, बट जैविक खेती के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए उपयुक्त मात्रा में। इसके अंदर जो बायोस्टिमुलेंट्स हैं, जो प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो उनको ये फायदा हुआ। आज की तारीख में आज साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है कि कम से कम 25% केमिकल फर्टिलाइजर की डोज वो कम कर सकते हैं अगर वो अच्छे बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करें, सागरिका का इस्तेमाल करें। सर, अगर हम बात करें जितना भी ये समुद्री शैवाल यानी सीवीड का जो क्षेत्र है, तो इसमें एक्वा एग्री की जो प्रमुख गतिविधियां हैं, रणनीतियां हैं, और एक इनोवेशन की हम बात करते हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं कंपनी की टर्म्स में? अगर देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक बात बताऊं, सीवीड के दाम साल दर साल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि लोगों की जरूरियात बढ़ती है, तो उसके हिसाब से आपको दाम बढ़ाते रहते हैं। मगर उसके बावजूद हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम कर पाए हैं साल दर साल। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब इफ्को ने ये प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था तो इसके दाम 500 रुपए थे पर बोतल 1 लीटर की, और 28% टोटल इसके अंदर सॉलिड्स थे। आज
2025 है, 2023 में पहली बार 500 से 550 रुपए का दाम बढ़ाया गया और आज भी 550 है। और इस दौरान में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो ये इसमें देखिए इनोवेशन जो होती है प्रोसेस में भी होती है, एक्सट्रैक्शन में होती है और आपको अपनी कॉस्ट कटिंग में होती है। तो मजे की बात है, कॉस्ट कटिंग दो तरीके से होती है। एक तो आप रॉ मटेरियल के दाम घटा दें, वो हमारे नहीं घटे क्योंकि हम तो किसानों को जो उगा रहे हैं और बढ़ा के देते रहे। अपने स्टाफ को भी हम हर साल बढ़ाते ही हैं तनख्वाहें। तो जो हमारी इनोवेशन है वो प्रोसेस इनोवेशन है, जिससे एनर्जी कॉस्ट, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी और ये सब बढ़ी। और ये अपने आप को लगता है कि ये एक अच्छी उपलब्धि है कि हम अपनी इनोवेशन के द्वारा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहे और कॉस्ट घटाते रहे, किसानों को लाभ मिलता है। लाभ। सर अगर हम बात करें जो एक्वा एग्री है, जो उसके अपने उत्पाद हैं एक्वा एग्री के, जैसे एग्रीकल्चर इनपुट है, केराटिन है, एनिमल फीड सप्लीमेंट वगैरह हैं, तो इनके माध्यम से और किस तरीके की सेवाएं एक्वा एग्री किसानों के लिए उपलब्ध करा रहा है? कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं? देखिए, जो मेन सर्विस है वो बायोस्टिमुलेंट और ये है। एनिमल फीड पे हमने बहुत काम किया है साइंस सिस्टम के साथ मिलके, और हमने जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन बनाई हैं वो ICAR के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन सब में इनकी टेस्टिंग हुई है। और CSMCRI ने हमारे साथ इसमें सहयोग करके ये फॉर्मुलेशंस बनाई थी। मगर अभी हमारे पास दो लिमिटेशन आ गई। एक तो हम अभी भी एक इफको जैसे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ मिलके हम एनिमल न्यूट्रिशन स्पेस में काम कर सकें, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। और तो थोड़ी हमारी डील है, मगर ये अगले स्टेज का काम है जो हमारी टीम अब कर रही है। और कैरेजिनन जो है वो एक फूड इंग्रेडिएंट है जो बहुत वाइड एप्लीकेशन है। क्लैरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, थिकनिंग के लिए भी यूज होता है, जेलिंग के लिए भी यूज होता है। मगर इसका जो उपयोग है वो ज्यादातर वेस्टर्न फूड्स में है, जैसे इसका फ्रोजन मीट प्रोसेसिंग में है, आइसक्रीम में है। तो हम लोगों ने इसके अंदर अपना विचार अब थोड़ा बदला है। अब हम कह रहे हैं कैरेजिनन का इस्तेमाल हम पैकेजिंग और कोटिंग में क्यों ना करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बाजार खोलता है जहाँ पे आप प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही मेजर एनवायरमेंटल इशू है। और देखिए, सीवीड की एक बड़ी बायोस्टिमुलेंट की एक बात है कि वो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाता है, मगर उसकी उतनी ही बड़ी बात और है जो मैं पहले कहना भूल गया। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज देखिए, इस साल इतनी बारिश हुई है, कभी सूखा पड़ता है, कभी धूप ज्यादा पड़ती है, कभी ठंड बढ़ जाती है। बायोस्टिमुलेंट्स के इस्तेमाल से क्रॉप की जो क्षमता है इन चेंजेस को बर्दाश्त करने की, वो बढ़ती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसान को एक प्रतिकूल एनवायरनमेंट में ज्यादा दिखाई देता है। तो ये एक बात है। और जैसे प्लास्टिक को हटाने की बात हो रही है, उसमें भी हम अब काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वेस्ट टू वेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो किस तरीके से मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट को सिक्योर कर रहे हैं? हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, जब हमने सीवीड पे काम शुरू किया तो काम फिर मैंने बताया कैरेजिनन पे फोकस, बाद में हमें बायोस्टिमुलेंट मिले। तो हमारा बेसिक मॉडल क्या बना कि हम कैरेजिनन बनाते हुए
बाई प्रोडक्ट्स जो थे वो बायोस्टिमुलेंट हुए, हमारे लिए वो मेन प्रोडक्ट बन गए, मगर वो थे तो बाई प्रोडक्ट्स। इससे हमारी कंपनी की पूरी टीम की डिफरेंट वेस्ट स्ट्रीम्स के ऊपर इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्टिलरी वेस्ट से जो ऐश आती थी उससे पोटाश का सब्स्टिट्यूट बनाया, और आज फिर हमें प्रॉन इंडस्ट्री में जो वेस्ट स्ट्रीम आता है उसमें प्रोटीन और काइटिन मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम अब काम कर रहे हैं। और सो ये जर्नी है। आप देखने जाते हैं, हम गए थे काइटोसान के लिए, काइटिन और काइटोसान पे, फिर पता लगा वहाँ प्रोटीन भी मिल सकता है। तो अब कंपनी की थिंकिंग ये है कि किसी भी वेस्ट स्ट्रीम का आप पूरी तरह से एनालाइज करें और देखें इसमें से कितनी चीजें बन सकती हैं, क्योंकि हर एक बार होता ही है रिसर्च में, आप एक चीज जो ढूंढ रहे होते हैं ना वही फोकस रह जाता है, उसके साथ जो 4 और चीजें होती हैं वो कहीं छूट जाती हैं। तो आज हमारी जो कंपनी की थिंकिंग है, थीसिस है, वो 360 डिग्री यूटिलाइजेशन की है। तो सर्कुलर इकोनॉमी को सक्सेस करने के लिए जब आप 360 डिग्री यूटिलाइजेशन करेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर, अगर हम बात करें जो एको एग्री है उसका जो सोशल इम्पैक्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ अपना प्रभाव छोड़ती है, तो सोशल इम्पैक्ट कैसे इसका एक सोशल इम्पैक्ट अभी तक रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया, इसका सोशल इम्पैक्ट एक स्टडी करी थी जिसको फंड किया था FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और जिसको CMFRI ने पब्लिश किया है। इट्स कॉल्ड इम्पैक्ट ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। उसने बिल्कुल प्रमाणित किया कि जो लोगों ने ये कल्टीवेशन शुरू की उनकी जो लाइफ थी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया। और अभी पीछे मैं जब वहाँ गया हुआ था तो एक जो कल्टीवेटर है जो काफ़ी 15-20 साल से काम कर रही हैं, तो कहने लगे मेरी बड़ी बेटी PCS में हो गई सेलेक्ट। तो ये सुन के बड़ा खुशी होती है कि वो पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। और मैं हमेशा कंपनी में एक बात कहता हूँ, हमने जो भी तरक्की की ना, शायद उनकी जो गुड विशेस थी ना उसकी वजह से ही तरक्की हुई कंपनी के। देखिए, काम तो हर एक बहुत लोग करने के लिए निकलते हैं, मगर जो सफलता है उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। तो उन लोगों ने जो हमने उनको कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जो हमें दुआएं दी, विशेस दी, उससे हमें फायदा हुआ। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से बायोस्टिमुलेंट्स जो हैं उनका एक कोर रोल रहेगा आगे चल के। और देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, बायोस्टिमुलेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। 2021 में स्टैंडर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सब कंपनियों ने अपने अपने डोसियर दिए। उसके लिए पहले जो स्टैंडर्ड आए वो 2024 सितंबर में आए, दूसरे जो आए वो मई 2025 में आए, और टेस्ट मेथड जो आए वो 6 जून को आए। और जो टेम्पररी प्रोविजन था कि जो लोग बायोस्टिमुलेंट बेच रहे थे पहले से 2021 से, और जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमाणित किया था कि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, उनको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दी गई थी। मगर वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 16 जून को बंद हो गई, वो उसकी जो मियाद थी वो पूरी हो गई। तो इसने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। अब जो ये नई रेगुलेशन है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना, नई पैकेजिंग बनाना, इसमें ऑलमोस्ट 6-8 महीने के लिए इंडस्ट्री रुक गई है। इससे किसान का भी नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री का भी नुकसान हुआ है। और देखिए, इरादा भले ही नेक रहा हो सरकार का, मगर इसके जो
वो कहते हैं ना अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसका और क्या प्रभाव होगा, वो कहीं उसको समझने में कुछ चूक हो गई है। सर, जब ये गतिविधियां हुई कहीं ना कहीं ये हमने भी देखा कि जैसे फार्मर को जरूरत है, सारी चीजें एकदम रुक गई, तो कहीं ना कहीं नुकसान इसका किसान को भी हुआ, लगातार देखा गया ये चीजें। फिलहाल अभी और भी कई चीजें जैसे चल रही हैं अभी बायोस्टिमुलेंट्स को लेके, तो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं जो कई तरीके की समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी ऐसी मेजर अभी इश्यूज हैं जो बायोस्टिमुलेंट इंडस्ट्री है उसके सामने जो फेस करना पड़ रहा है। देखिए, करीब 600 लोगों ने डोसियर अपने दिए। स्टैंडर्ड उसमें से कुछ के आ गए हैं, कुछ के आने हैं। मगर देखिए, स्टैंडर्ड आने के बाद भी अगर मैंने उसके हिसाब से नई पैकेजिंग बनाई, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वहां पे रजिस्ट्रेशन ली, वहां रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मुझे हर स्टेट में सेल्स परमिशन चाहिए। और आज की तारीख में नया प्रावधान है, क्योंकि जब आप एफसीओ में आते हैं तो आपको हर स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेनी है। तो ये प्रक्रिया टाइम लेती है। जब तक आप ये पूरा नहीं करते तब तक आपका बिजनेस बंद हो गया है। अगर ये 6 महीने और बेसिक उसूल ये होना चाहिए था कि जब तक हम सारे प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करके सारे स्टैंडर्ड नहीं बनाते तब तक हम टेम्परेरी को आगे रखेंगे, या कम से कम जिन लोगों ने डोसियर दिए हैं उनके लिए तो आगे रखेंगे। मगर वो हुआ नहीं, और उसकी वजह से आज की तारीख में इंडस्ट्री ट्रबल में है और इसका काफी नुकसान होगा इंडस्ट्री को भी, किसानों को भी। कई इवेंट्स में जैसे हम भी गए तो वन नेशन वन लाइसेंस की बात वहाँ पे हुई, मतलब कि एक कंपनी के लिए, जैसे आपने अभी बताया कि मल्टीपल स्टेट्स में जो अलग अलग जीएसटी की प्रक्रिया है, फिर वहाँ से लाइसेंस का भी कई बार तो समस्या होती है। तो अगर ऐसी चीज़ों को थोड़ा मतलब देखा जाए इस नज़रिए से, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ पे आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस स्टेट से आप प्रमाणित करा लें। अगर आपने प्रमाणित करा लिया तो दूसरे स्टेट्स में बेचने के लिए हर स्टेट में उसकी सेल्स परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये सारे जो प्रावधान थे ये सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल है, सरकार उसके पीछे बहुत सारा सब्सिडी देती है और वो नहीं चाहते कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो ये सारे जो प्रावधान है उनके लिए बनाए गए हैं। अब मान लीजिए मैं तमिलनाडु में बना रहा हूँ और मैं यूपी में मेरा डीलर है उसको भेज रहा हूँ, तो उसका मैं जीएसटी का बिल बना दिया, मुझे वहां जीएसटी की रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? मैं तो वहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। अब उल्टा एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने वहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो साल भर में मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लोकल में तो मैं बेच नहीं रहा, मैं तो डीलर को बेच रहा हूं। तो फिर वो पूछा जाएगा कि आपने ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं की जाए, क्योंकि आप तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। मगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बगैर आपको सेल्स परमिशन नहीं मिलती अंडर एफसीओ। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये छोटी बड़ी सब कंपनियों के लिए एक रुकावट बनती है, जो कि काम चीजों को इजाद करने में, उन्हें अच्छे किसानों के लिए प्रोवाइड करने में जाना चाहिए, वो इन सब चीजों में बहुत ही व्यर्थ हो जाता है। सर, जो एक्वा एग्री का मेन जो मतलब हम अगर बात करें, इसके एनओपी लिस्टेड सीवीड बेस्ड जो क्रॉप फर्टिलाइजर हैं और सोयल अमेंडमेंट्स है, उसके बारे में आप क्या बताना? हम लोग बायोस्टिमुलेंट बनाते हैं, क्रॉप अमेंडमेंट्स हम नहीं बनाते, हम सॉइल अमेंडमेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। वो आगे जाके कर सकते हैं, मगर आज की तारीख में हम बायोस्टिमुलेंट बनाते हैं सॉइल एप्लीकेशन के लिए और फोलियर एप्लीकेशन के लिए, और हम बनाते हैं कैरेजिनन जो फूड और पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं।
तो चलते चलते अगर हम बात करें जो एक्वा एग्री है, तो आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं? एक मतलब जो प्लानिंग होती है, जो एक रणनीति होती है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? रणनीति में थोड़ा सा ना ठहराव आ गया है, क्योंकि आज की तारीख में जब काम बंद है तो थोड़ी जो अपेक्षाएं हैं वो थोड़ी सीमित हो जाती है। वरना हमारे मन में पूर्ण इरादा था कि अगले 5 साल में हम कम से कम 5-fold ग्रोथ करें, क्योंकि हम जो बायोपॉलीमर बेस्ड पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। मगर इस वक्त ठहराव इसलिए आया हुआ है कि आज का जो प्रॉब्लम है उसको पार करके बिजनेस को दोबारा से बहाल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई है। जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, आप उनको एक्वा एग्री की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि काफी चीजें कही गई हैं बायोस्टिमुलेंट के बारे में पिछले दिनों में। आप इस्तेमाल करें और उसको विश्वास करें, बिकॉज आपका विश्वास ही एक प्रोडक्ट को प्रमाणित करता है। क्योंकि और अगर आप एक चीज को पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं तो आप अपना विश्वास बरकरार रखिए, क्योंकि आप इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको उसके अंदर फायदा दिख रहा है। तो और अच्छे बुरे का जो भेदभाव होता है ना, वो किसान अच्छी तरह से समझता है। हमारे यहाँ क्यों समझा जाता है कि किसान अपने बारे में डिसाइड करने में सक्षम नहीं है, उसको हर चीज प्रमाणित करके मिलनी चाहिए। किसान सक्षम है, उसको इस्तेमाल करके एक बार ले लेगा। आप कोई भी चीज एक बार लेंगे, अगर अच्छी नहीं होगी तो अगली बार क्यों लेंगे? तो किसानों पे भी विश्वास करना चाहिए हमें, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है किसानों पर कि उनको जो चीज अच्छी लगती है उसको वो आगे बढ़ाएंगे और रुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिराम सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि अभिराम सर ने कितने ही अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी जो कंपनी है एक्वा एग्री किस तरीके से काम करता है, और खासकर जो कंपनी का प्रोडक्ट है सागरी का, इफ्को के साथ मिलकर कंपनी काम कर रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।